नमस्कार। आज हम सूखे ढाली का अगला भाग प्रथम दृश्य में प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से इंदु के लिए जो बातें कर रही थी, उस समय बेला ने सारा फर्नीचर बाहर रख दिया करके उसके जो भाभी हंसते हुए कहती है, पर परेश के चेहरा बहुत सा छोटा हो जाता है। तो आगे वाले देखेंगे। परेश की तो जैसे वो बड़ी सुनवाई होती है। मंजली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बातें याद है ना? अभी तक पेड़ पड़े हुए हैं। कहा कर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक ना लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं। दादाजी के पास कचहरी में होंगे। तहसीलदार घर में तो अपराधियों से भी गए बीत हो जाते हैं। हंसती है इंदु, और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़े लिखा कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादा के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी, तुम चलो, इंदु कपड़े फटक कर आती है, आहते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो। मांगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। अब यहाँ पर परेश के आधार पर वो बातें करते हैं। तो परेश अब तहसीलदार ऑफिसर हैं, पर उसके लिए घर का जिस तरह से वो अपनी पत्नी को ख्वाबों में नहीं रखा। पर अब यहाँ पर वो कहते हैं कि परसों हमने वेलवेट का कपड़ा और बहुत से जो उसके लिए जो लाइनिंग कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने भेजा, पर वो हाथ तक नहीं लगाई उस फैब्रिक को, उन कपड़ों को। वो वैसे ही वापस कर दी। तो ये बात हमने दादाजी को नहीं बताई। तो अब वो कहते हैं कि वहाँ पर धोने के कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पर दादाजी की एक आवाज़ आती है, और फिर इंदु से कहा जाता है कि वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हाथ से कपड़े मत धुलो, चलो उधर कपड़े साफ़ करो। तो उस समय इंदु कहती है, उसके हाथ जो नमक या मिट्टी के हैं, जो पानी में हाथ डालने के बाद जो मेल्ट हो जाते हैं, वैसा कुछ हो जाएगा क्या करके वो कहती है। तो समय भाभी समझाने लगती है कि बड़ी भाभी और छोटी भाभी, हम लोग ही उसके काम कर लेंगे करके वो कहते हैं। अब पर्दा गिरता है। ये वाला आपका पहला दृश्य था। अब दूसरा दृश्य पार्ट 2। इसमें सूखी डाली में वही बरामदे दाईं और के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है। दीवार के पास तकिया लगा है। दादा आराम के तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर आहते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भुट्टी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के लाए जाने और हुक्के की गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगाए रखी है, ज़रा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। अब यहाँ पर बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दादाजी एक दीवान पर जिस तरह से एक बिस्तर लगाए हुए बैठे हैं, पड़े हुए आराम कर रहे हैं, वो जो हुक्का पी रहे हैं। तो फिर उस समय उसमें गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। तो दूसरी ओर उनका लड़का जो
मंझला लड़का यानी दूसरा लड़का करमचंद उनके पैरों को दबा रहा है, पर वहाँ पर कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो खेलते समय वहाँ पर नल यानी पानी का जो ज़ोर से खोला जा रहा है, फिर वो शोर कर रहे हैं। तो दादाजी को उनके शोर के अनुसार वो अपने भौवें चढ़ा रहे हैं। भौवें यानी बुटके यानी भुकुटे का अर्थ है भौवें, आईब्रो चढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चों का शोर यानी पानी में खेल रहे हैं। करमचंद क्रोध से बस करो करके वो बच्चों को डांटते हैं। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखे हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को, फिर हुक्का का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी ढाली लगाकर आंगन में लगा दी और उस पानी दे रहे हैं। हंसते हैं। नहीं जाने के पेड़ से टूटी ढाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो ढाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ ही की भांति है। अब यहाँ पर वो बच्चे बाहर से कुछ एक ढाली लाते हैं और वो ढालियों को आंगन में बरगद का यानी बैनियन ट्री के जो स्टेम्स हैं उसको लाकर वो लगाते हैं। तो जैसे लगाते हैं तो उस समय दादाजी कहते हैं, सूखी हुई डाली जिस तरह से वो आप जितना भी पानी दो फिर से उसको यानी गाट कर उसको फिर से उगाओ तो भी वो नहीं होगी, क्योंकि वो एक बार टूट कर सूखने के बाद वो फिर से हरी भरी नहीं हो सकती। जैसे अगर परिवार से कोई व्यक्ति अलग हो जाता है तो उतना प्रेम उसके मन में नहीं रहता करके ये उदाहरण देते हैं। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक ढाली टूटकर अलग हो जाए। दादा, चिंता से क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटी अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिठा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगाए दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासुर हो जाती है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर करमचंद और दादाजी एक दूसरे को बहस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वैसे ही जो ढाली अलग हो गई है, अब इस घर से एक परिवार अलग होने वाला है। जैसे यानी छोटी बहू कहते हैं तो उस समय दादाजी कहते हैं कि परेश क्यों अलग होना चाहता है? तो वो कहते हैं परेश नहीं, उसकी पत्नी इस घर से अपने परिवार से यानी अपने पति को लेकर वो अलग होना चाहती है। तो उस समय दादाजी कहते हैं जब किसी को कोई चोट लगती है, मार लगता है, तो वहाँ पर छोटा सा घाव होता है। उस घाव को आप थोड़े से में ही मरहम यानी कोई ऑइंटमेंट लगाकर उसको सुखा देंगे तो वो शरीर का उतना वाला हिस्सा अच्छा होता है। अगर आप उसको वैसे ही खरोचते रहेंगे तो वो दवाई ना लगाने पर जिस तरह से वो गंदा होकर वैसे ही घाव बनता है, घाव होने के बाद नासुर होकर उतना वाला भाग उसको सड़ जाता है यानी उसको काट कर फेंकना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि मरहम लगाकर उस घाव को सही करना, यानी रिश्तेदारी में जिस तरह से घर में जो अड़चने आकर हैं उसको संभाल लेना ही अच्छा है करके दादाजी करमचंद को समझा रहे हैं। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की
मात्रा ज़रूर है। दर का अर्थ है जिस तरह से मन में किसी के लिए प्रेम नहीं होना, घृणा करते रहना ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रज़ाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मैके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादाजी, जिस तरह से बड़पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा को घृणा नहीं मिटा सकता। बहू तक पृथक होना चाहेगी तब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाए, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसका सारा घृणा धुंधला पड़ कर लुप्त हो जाएगा। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और महान भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती। अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिल में उस समय तक नहीं बैठ सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्तियां नहीं लाता जिसके शीत सुख छाया मन में सारे तप को हार लें, और जिसके फूलों भी भिन्न भिन्न सुगंध हमारे प्राणों में फुलक भर जाए।